अवनी को तो यकीन नहीं हो रहा है जो वो अपनी आंखों से इस वक्त देख रही है। उसे लगा था कि उसे देवांश को अपनी बात समझानी पड़ेगी, लेकिन देवांश ने आज सच में अवनी को ही सरप्राइज दे दिया है। ये अवनी की उन विशेस में से एक है जो देवांश ने उसकी डायरी में पढ़ी थी। देवांश इस समय उस बाइक को राइड करता हुआ और भी ज्यादा स्मार्ट और डैशिंग लग रहा है। एक एक सीढ़ी उतरती हुई अवनी की दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। वो नॉर्मल स्पीड से ज्यादा की स्पीड से चल रही है। देवांश ने अवनी की तरफ अपनी उन बड़ी बड़ी आंखों से देखा तो वो समझ गया कि वो खुश है। उसे देव का ये सरप्राइज अच्छा लगा। इधर अवनी अब तक चलकर देव के पास तक आ चुकी है। उसने देव से पूछ ही लिया, ये बाइक, लेकिन आपको तो बाइक चलानी नहीं आती थी ना, फिर ये सब कैसे? देवांश ने बड़े कूल टोन में जवाब दिया, Nothing is impossible for me, अगर मैं दिल से चाहूँ तो। अवनी के चेहरे पर स्माइल है। उसने देवांश की उस बाइक को आगे से लेकर पीछे तक देखा तो सच में वो बहुत खुश हुई। उसे बहुत मन था कि वो देवांश के साथ बाइक राइड ले, लेकिन अब उन दोनों के बीच की उन दूरियों को सोचकर अवनी का चेहरा एकदम से उतर गया। देव फौरन समझ गया। उसने अवनी के हाथ में हेलमेट देते हुए कहा, Wear it and hold me tight, क्योंकि ये बाइक हवा से बातें करने वाली है। अवनी ने अपने दुपट्टे को निकालकर अपनी कमर में बांध लिया और हेलमेट पहनकर वो देव के पीछे बाइक पर बैठ गई। आज देव का प्लान था कि वो लोग एक लॉन्ग बाइक राइड लेंगे और उसके बाद बाहर ही खाना खाएंगे। इसी वजह से उसने शाम का प्लान किया था। अवनी ने बाइक पर बैठकर देव को कैजुअली पकड़ा तो देव के बाइक को रेस देते ही अवनी ने अपने हाथों की पकड़ देव के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग कर ली। उसने अपनी दोनों मुट्ठियों से देव को चेस्ट से कसकर पकड़ लिया। देव की बाइक कुछ ही टाइम में हवा से बातें कर रही थी। असल में अवनी को ये सरप्राइज देने के लिए देव की उस रात की अगली सुबह से ही ट्रेनिंग चल रही थी, जब से उसने अवनी की डायरी को पढ़ा था। हालांकि अभी बहुत कुछ उसके लिए पढ़ना बाकी था उस डायरी में, लेकिन काफी कुछ वो पढ़कर समझ चुका था कि अवनी को इसी तरह की छोटी छोटी चीजों से बेहद खुशी मिलती थी। उसे अवनी की डायरी में लिखी हुई वो बात भी याद थी जब उसने देवांश को पहली बार किस किया था। उसने लिखा था कि काश वो किस थोड़ी और लंबी होती। कितना प्यार करती थी अवनी देवांश से, और देवांश ने अपने गुस्से और बदले की आग में उसके प्यार को बुरी तरह से झुलसा दिया था। अब उसके यही छोटे छोटे एफर्ट्स उसके प्यार को वापस जिंदा करने का काम करने वाले थे। मौसम भी अचानक से बिगड़ने लगा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम में अब तक ठंडक बढ़ चुकी है। देव ने रोड पर एक जगह अपनी बाइक रोकी और अपनी जैकेट रिमूव की, जिसके बाद उसने वो जैकेट अवनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, Wear it, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। अवनी ने देव की जैकेट को लेकर उसे पहन लिया। देव ने एक बार फिर से बाइक को पूरी स्पीड से दौड़ाना शुरू कर दिया। वो लोग इस समय सिटी से काफी दूर निकल आए हैं। अवनी को आज की रात एक सपने जैसी लग रही है। सच में देव काफी अच्छे और सेफ तरीके से बाइक चला रहा है, जैसे उसे काफी दिनों का एक्सपीरियंस हो। अवनी की नजर स्ट्रीट फूड के एक कॉर्नर पर पड़ी तो उसने देव से कहा, बाइक रोकिए ना, हम लोग आज वहां खाएंगे। देव ने एक नजर उस फूड कोर्ट पर डाली, फिर उसके नजदीक उसने अपनी बाइक रोकी। अब तक हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। अवनी को तो ठंड का एहसास नहीं हो रहा था देव की जैकेट पहनने से, और देव को तो अवनी के प्यार के एहसास से ही काफी वार्म फील हो रहा था। दोनों ने अपने लिए चाय ली और साथ में कुछ खाने को बनवाकर दोनों वहीं शेड के नीचे बैठकर खा रहे हैं। देव की नजरें अवनी के चेहरे की उस खूबसूरत स्माइल को नोटिस कर रही है, जो आज देव की वजह से उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। आज अवनी की एक साथ दो विश पूरी हुई है। एक तो देव के साथ बाइक राइड और दूसरा उसकी बाहों में बारिश में भीगना। इतने सिली सिली सपने थे उस बुद्धू लड़की के, जिन्हें सच करने की अब देव पूरी कोशिश कर रहा है, और असल में वो खुद भी उन्हें एंजॉय कर रहा था। अवनी के साथ उसने सीखा है कि असली प्यार क्या होता है। अवनी ने उसे तब भी नहीं छोड़ा था जब देव का बर्ताव उसके साथ बहुत रूड था। उसने देव की बीमारी और उसके मेंटल स्ट्रेस तक से उबरने में उसकी मदद की थी, जिस दौरान उसके अंदर देव के लिए फीलिंग्स पैदा हो गई थी। वो बिना इस उम्मीद के कि देव भी उससे प्यार करेगा, उससे प्यार करने लगी थी। अब वही एफर्ट्स देव अपनी तरफ से कर रहा है अवनी के लिए। खाने के बाद देव ने अवनी से पूछा, अवी, डू यू वांट टू स्टे लिटिल लॉन्गर, या अब हम चलें? अवनी ने आगे बढ़कर देव का हाथ थामते हुए कहा, चलिए, मुझे बारिश को एंजॉय करना है, एक पल वेस्ट नहीं करना मुझे। इतना कहते हुए अवनी दौड़ती हुई शेड से बाहर आ जाती है। उसने अपनी दोनों बाहें फैला रखी है
और देव ने अवनी को उसकी कमर से पीछे से होल्ड कर लिया जब अवनी एकदम से सिहर गई। देव की नजदीकियां उसे अजीब सा एहसास दे रही हैं। वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है, या शायद वो डर रही थी उसके नजदीक आकर फिर से हर्ट होने से। उसने देव के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़कर अपनी कमर से दूर कर दिया। अवनी के ऐसा करने से भी देव को बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था कि अवनी के लिए उसे अपनाना इतना भी आसान नहीं है। अवनी ने देव की तरफ पलटते हुए कहा, चलिए चलते हैं। देव ने अवनी की बात का जवाब देते हुए कहा, ओके, कम एंड सिट। अवनी देव के पीछे से एक बार फिर से उसे टाइटली पकड़कर बैठ गई थी। देव ने बाइक को अब वापस अपने घर की तरफ मोड़ लिया था। अवनी को बहुत सुकून भरा एहसास मिल रहा है, देव को ऐसा कसकर होल्ड करके। कुछ टाइम में वो लोग घर पहुंच चुके हैं। देव ने बाइक को अपने गार्डन में पार्क किया तो अवनी बाइक से उतरी। उसके कदम घर की तरफ बढ़ते उससे पहले ही देव ने उसके हाथ को थाम लिया। अवनी एकदम से वहीं थम गई जहां वो थी। देव भी बाइक से नीचे उतरा और अवनी के हाथ को थामते हुए उसे वहीं ले आया जहां उसने और अवनी ने अपनी पहली किस की थी। और अवनी ने अपनी डायरी में लिखा था कि काश वो किस और लंबी होती। देव ने एक झटके में अवनी को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसकी नेक पर अपनी पकड़ बनाते हुए उसके चेहरे को एक जगह थाम लिया। उसके होठों ने अगले कुछ पलों में ही अवनी के होठों को चूम लिया। बारिश की बूंदें दोनों को अभी भी भिगा रही हैं। देव के हाथ जो अब तक अवनी की नेक पर थे, वो अब फिसल कर उसके कंधों पर आ चुके हैं। उसने अवनी को पहनाए हुए अपनी ही जैकेट को निकालकर वहीं जमीन पर गिरा दिया। अवनी को तो जैसे देव की उन ताजी सांसों ने अपने बस में कर लिया था। उसने 1% भी उस किस का विरोध नहीं किया। देव ने अवनी की विश को पूरा करते हुए अवनी को किस करना जारी रखा। देव ने अवनी की कमर पर अपनी पकड़ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हुए उसे अपने अंदर समा लिया और उसे चूमना जारी रखा। उन्हें लगभग 15 मिनट हो चुके थे उस किस में खोए हुए, और देव तो बस अवनी के एक इशारे का इंतजार कर रहा था उस किस को रोकने के लिए। लेकिन अगर उसका बस चलता तो वो पूरी रात अवनी को ऐसे ही किस कर सकता था। अवनी की सांसें उखड़नी शुरू हुई तो उसने देव की चेस्ट पर हल्का सा प्रेशर बनाते हुए उसे किस को वहीं रोकने का इशारा किया। देव तो अवनी के उस टच से ही समझ चुका था कि अवनी क्या चाहती है। देव ने फौरन अवनी के होठों से अपने होठों को जुदा किया और गहरी सांस लेते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। अवनी गहरी गहरी सांसें ले रही है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि अभी अभी उन दोनों के बीच क्या हुआ। ये वही जगह थी जहां उन दोनों ने अपनी पहली किस की थी। वो आज फिर से उसी पल को जी गई थी, लेकिन सच उससे बिल्कुल अलग था। अवनी के लिए अवनी ने अपने आप को देव से अलग किया और दौड़ते हुए वो घर के अंदर आ गई। देव भी उसके पीछे ही था। उन दोनों के बीच के इस खूबसूरत नजारे को वहीं आउट हाउस की विंडो से खड़ी हुई ऊष्मा भी देख रही है। उसे देव और अवनी की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जबकि वो खुद देव को छोड़कर गई थी। इधर देव ने अवनी के रूम में जाने से पहले उसके हाथ को पीछे से पकड़कर रोक दिया। अवनी पलटी नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो पलटती है तो वो देव की नजरों को रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। इसीलिए उसने ऐसे ही देव से कहा, देव प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, मैं थक चुकी हूँ, मुझे नींद आ रही है। देव ने अवनी को उसके हाथ से खींचते हुए अपनी बाहों में भरते हुए कहा, प्लीज अभी मेरे रूम में मेरे साथ सोने चलो। अवनी ने अपने आप को देव से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, देव अभी जो कुछ भी हुआ हमारे बीच, मैं उससे आपको कोई उम्मीद नहीं देना चाहती। प्लीज मुझे अपने रूम में जाने दो। लेकिन देव ने अवनी को ऐसे ही थामे हुए कहा, ओके ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमारे बीच की कोई भी लिमिट्स तब तक क्रॉस नहीं करूंगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। प्लीज मेरे साथ मेरे रूम में चलो, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर अपनी सुबह करना चाहता हूँ। अवनी ने एक बार फिर से देव से ना करने की कोशिश की, लेकिन देव की रिक्वेस्ट के सामने वो मजबूर होने लगी थी। अब तो उसे खुद नहीं पता था कि वो कब तक अपने आप को देव से दूर रख पाएगी, क्योंकि अगर वो देव के नजदीक रहेगी तो अपने प्यार को उसके सामने जाहिर होने से नहीं रोक पाएगी। अवनी ने ठीक है कहा तो देव ने खुशी में अवनी को और भी कसकर अपनी बाहों में भर लिया। ये वही देव था जिसने शादी के बाद अवनी को अपने रूम में आने से साफ मना कर दिया था। अब वही चाहता है कि अवनी उसके साथ उसके रूम में उसके साथ सोए। अवनी भी अपने रूम में अपना जरूरत का सामान लेने चली जाती है। अवनी तो देव के रूम में जाने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन क्या ऊष्मा उन्हें रोकने की कोशिश करेगी? क्या ऊष्मा अपने किए का पछतावा करके देव को वापस पाने की कोशिश करेगी, या वो कोई नया ड्रामा करेगी?
क्या देव और अवनी का रिश्ता इतना आसान होगा? और क्या पारितोष और मिली का रिश्ता उनकी मर्जी से तय हो पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। रूम में आकर अब तक चेंज कर चुका है। उसकी नजरें बस डोर पर ही है, जिससे किसी भी पल उसकी अवनी अंदर आने वाली है। इधर अवनी ने भी अपने गीले कपड़े चेंज करके अपने नाइट वेयर पहन लिए थे। अगले दिन उसे भी हॉस्पिटल जाना है और देव को भी ऑफिस जाना है। अवनी ने गीले बालों को सुखाते हुए अपने आप को मिरर में निहारा तो उसने अपने चेहरे पर एक स्माइल नोटिस की, जिसका कारण जाहिर सी बात है कि देव ही था। आज देव ने उसे बाइक राइड करवाई, उसका ख्याल रखा, उसके साथ बारिश को एंजॉय किया और उसे किस भी किया। ये सब सोचते हुए अवनी की उंगलियां अपने होठों को छूते हुए देव की उस किस के एहसास को महसूस करने की कोशिश कर रही है। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि जो कुछ हुआ था वो सपना नहीं बल्कि सच था। उसने अपने आप को पिंच किया तो वो हकीकत थी, कोई सपना नहीं। अवनी अपने बालों को सुखाते हुए वहां से बाहर आती है। देव के रूम के डोर के बाहर खड़े होकर उसने अपने सीने पर हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ कि उसका दिल उसकी चेस्ट से बाहर निकलने को तैयार था। अवनी ने एक गहरी सांस ली और देव के रूम का डोर खोला। देव, जो पहले ही उसके इंतजार में जाग रहा था, बड़ी ही बेसब्र नजरों से उसे ही देख रहा है। अवनी ने अंदर आते हुए अपने पीठ को डोर से सटाते हुए डोर को क्लोज किया और देव की तरफ देखा तो उसने उसे अपने आप को देखते हुए पाया। अवनी ने अपनी नजरें फौरन फेर ली, क्योंकि देव की आंखों में एक पल से ज्यादा देखने से वो अपने अंदर के एहसास को उसे छिपा नहीं पाती। अवनी ने अपने हाथ में ली हुई टॉवल को वहीं साइड में रेस्टिंग चेयर पर डाल दिया और अब वो एक एक कदम गिनते हुए देव के बेड की तरफ बढ़ रही है। उसने ब्लैंकेट को साइड किया और देव की साइड में लेट गई। उसने अपने चेहरे को देव से फेर रखा था, लेकिन देव की नजरें इस समय भी सिर्फ अवनी को ही देख रही है। अवनी को इस समय माहौल बहुत ही गर्म महसूस हो रहा है। वो अभी अपने आप को संभाल पाती कि उसे देव के हाथ अपने पेट पर पकड़ बनाते हुए फील हुए। देव अवनी के करीब आ चुका था। उसने अवनी से कहा था कि वो कोई लिमिट्स क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि वो उसके करीब भी नहीं आएगा। वो उस एहसास को जीना चाहता था जिसके लिए उसकी बाहें तरस रही थी, अवनी को अपनी बाहों में समेट कर सोने की। अवनी की तो जैसे सांसें ही थमने लगी थी देव के छूने से। पिछली रात अवनी ने खुद देव को किस किया था। वो अभी भी उस शख्स से बहुत प्यार करती है और इस समय वो खुद की ही फीलिंग से डर रही है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी फीलिंग्स बाहर आए। देव तो अवनी की उस खुशबू में मदहोश होकर सो चुका था, जबकि अवनी अभी भी अपने सूखते हुए गले को तर करने की कोशिश कर रही है। उसे लगा कि शायद वो आज पूरी रात सो नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी वो आंख बंद करके सोने की कोशिश कर रही है। उधर वैदेही ने डिनर के बाद दोनों के लिए सामान पैक करना शुरू कर दिया था। अगले दिन दोनों को वापस जाना है और अर्थ को सुबह ड्राइव करने के बाद दिन में ऑफिस भी जाना है, तो वैदेही ने उसके लिए एक ग्लास वार्म मिल्क रेडी कर दिया था ताकि वो पीकर सुकून की नींद सो जाए। जब से वैदेही अर्थ की जिंदगी में आई थी, तब से कभी ही ऐसा हुआ होगा कि उसने ड्रिंक की हो या स्लीपिंग पिल्स ली हो सोने के लिए, और उसका वो भयानक सपना भी अब उसे लगभग दिखना बंद हो गया था। अब तो उसे वैदेही और उसकी होने वाली इमेजिनरी फैमिली के सपने आने लगे थे। अर्थ तो वैदेही के पैकिंग करते करते सो चुका था। वैदेही भी अब तक आकर अर्थ की बगल में लेट चुकी है। उसके हाथ आहिस्ता से अर्थ के बालों को सहला रहे हैं। उसे पता है कि कल से एक बार फिर से दोनों वहां जाकर भाग दौड़ में बिजी हो जाने वाले हैं। वो इन पलों को जो उसने अर्थ के साथ इस घर में बिताए थे बहुत मिस करने वाली है। वहां लौटकर वैदेही को अर्थ के डैड और अवनी दोनों को संभालना था, लेकिन सबसे पहले उसे अर्थ और अवनी के बीच के बिगड़े हुए रिश्ते को संभालना था, और तो और उसे अर्थ और देव के रिश्ते को भी ठीक करने की कोशिश करनी थी। शायद अगर देव मामा बनता तो उसकी अर्थ से कुछ हद तक कड़वाहट दूर हो जाने वाली थी। वैदेही सच में चाहती थी कि वो माँ बने, जिसके लिए वो एफर्ट करने वाली है। एक छोटा मेहमान बहुत कुछ संभाल लेने वाला था। आते ही वैदेही ने आगे बढ़ते हुए अर्थ के माथे को आहिस्ता से किस किया और वापस अपनी जगह वो लेट गई। उधर पारितोष डिनर करने के बाद जब अपने रूम में आया तो उसे अपनी वो टी शर्ट और शॉर्ट्स वहीं सोफे पर लापरवाही से पड़े हुए नजर आए, जिन्हें शाम तक मिली ने पहना हुआ था। कुछ समय के लिए उन कपड़ों को पहनने से ही मिली की खुशबू उन कपड़ों में बस चुकी थी, जो कि अब पारितोष की महक में मिल चुकी थी।
पारितोष, जो उन कपड़ों को अपने चेहरे के नजदीक लाकर स्मेल कर रहा था, अचानक से होश में आया और उसने वो कपड़े एकदम से वहीं सोफे पर फेंक दिए। वो वॉशरूम में फ्रेश होकर आया तो उसे वहां अपने वॉश बेसिन पर मिली के स्पेक्स रखे हुए दिखाई दिए। उसे अब याद आया कि वो तो अपने स्पेक्स लिए बिना ही चली गई। वैसे तो पारितोष को अब तक पता चल चुका था कि मिली को स्पेक्स पहनना कुछ खास पसंद नहीं है। उसने अपने फेस को वॉश किया और टॉवल से पोंछते हुए उसने मिली का वो स्पेक्स उठाकर लाकर रूम में रख दिया। सच में आज का दिन बहुत लंबा हो गया था उसके लिए। ऐसा लग रहा था कि मुसीबत उसका पीछा छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं थी। अब रिजल्ट ये आया कि उसका और मिली का रिश्ता पक्का हो चुका था, लेकिन वो अगले दिन मिली से इस बारे में बात करने वाला था। बेड पर पारितोष ने नजर दौड़ाई तो उसके बेड पर सलवटें थी, क्योंकि आज दोपहर में जब वो वापस आया था तब मिली उसके बेड में सिमट कर सोई हुई थी। कुछ पल के लिए उसकी आंखों के आगे वो पल घूम गया था जब उसने अपने आप को ख्यालों से बाहर निकालते हुए अपने सर पर एक हल्की सी चपत लगाई और बेड पर लेट गया। इधर मिली तो सच में पारितोष के प्यार में पड़ने लगी थी। वो अपने बेड पर अपने पिलो को कसकर हक करके लेटी है। उसे पारितोष की एक एक बात इस समय रह रहकर याद आ रही है। न जाने आज जो कुछ भी हुआ था उससे मिली अपने आप को आजाद नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसे अच्छी नींद पारितोष के उस बेड पर ही आने वाली थी। मिली अपने बेड से उठी और विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने फोन को देखा तो वो मैसेज बॉक्स पर गई पारितोष को मैसेज भेजने के लिए। वो जानना चाहती थी कि वो सो चुका है या नहीं, लेकिन असल में पारितोष सो चुका था। मिली ने भी अपने मैसेज को सेंड नहीं किया और कुछ देर खिड़की पर खड़े रहकर वो वापस अपने बेड पर आकर लेट गई। उसने अपने आप से ही कहा, यार मिली, क्या ये वही जो मुझे लग रहा है? कहीं मुझे उस हैंडसम 6 फीट के आदमी से प्यार तो नहीं हो गया? यार अब मैं क्या करूं? अगर उन्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं अपने पहले प्यार को ऐसे नहीं जाने दूंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट। आखिर मैं भी मिली हूँ। मिली ने भी पूरा प्लान बना लिया था पारितोष को अपना बनाने का, लेकिन इधर पारितोष सोचे बैठा था कि वो मिली से इस ड्रामे को खत्म करने के लिए कहेगा। मिली कल पारितोष से मिलने की उम्मीद अपनी आंखों में लिए सो गई। सुबह हुई तो 5 बजे ही अर्थ और वैदेही वापस आने के लिए निकल चुके हैं। अर्थ को आज ऑफिस जाना था क्योंकि अतीक को किसी बिजनेस मीटिंग के लिए अब्रॉड जाना था, तो दोनों में से एक का वहां होना बेहद जरूरी था। वैदेही अर्थ की बिजनेस प्रायोरिटी को अच्छे से समझती है क्योंकि वो एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की है और अर्थ को अच्छे से समझती है। इधर सुबह 7 बजे देवांश की आंख खुली तो ये उसकी जिंदगी की सबसे हसीन सुबह में से एक थी। अवनी उसके सीने में सिमटी हुई सो रही थी। देव ने भी उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले रखा है। देव को तो अवनी की सांसों की गर्माहट अपने सीने पर महसूस हो रही थी। अवनी ने अपने चेहरे को देव के सीने से अलग किया तो देव ने अवनी के चेहरे की सनलाइट को ब्लॉक करने के लिए अपने हाथ को उसके चेहरे के सामने कर दिया ताकि अवनी की नींद ना टूटे। अवनी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसे बड़े ही सुकून की नींद आ रही थी, लेकिन देव ने अवनी के काम की प्रायोरिटी को समझते हुए उसे उठाया। अभी गेट अप, सुबह के 7 बज चुके हैं। यू मस्ट बी गेटिंग लेट। अवनी ने आंखें मलते हुए अपनी आंखों को खोला तो देव का चेहरा उसके चेहरे के एकदम सामने था। कुछ इंच का फासला था दोनों के होठों के बीच, जिसे देव तो तय करना चाहता था इस समय, लेकिन अवनी नहीं। वो देव से एक झटके से अलग हुई और अपने कपड़ों को संभालते हुए वो वहां से अपने रूम में रेडी होने चली गई। देव ने अवनी के पिलो को अपनी बाहों में समा लिया। देव के चेहरे पर एक स्माइल बिखरी हुई है। अवनी का सेल्फलेस लव जीतने लगा था और देव उसे दिल की गहराइयों से प्यार करने लगा था, जबकि अवनी अभी भी अपने प्यार को दबाने की कोशिश कर रही है। वो इतनी आसानी से वो सब भुला नहीं सकती थी जो बर्ताव उसके साथ देव ने बीते कुछ दिनों में किया था। देव भी अब अपनी जगह से उठा और रेडी हो गया। दोनों सीधे नीचे डाइनिंग टेबल पर ही मिले, लेकिन आज वहां पर उष्मा मौजूद नहीं थी क्योंकि उसका ब्रेकफास्ट उसके लिए उसके आउट हाउस में ही पहुंचा दिया गया था। अवनी और देव जब ब्रेकफास्ट करके उठे तो देव ने एक बार फिर से बाइक की ही चाबी उठाई। वो अवनी को बाइक से ड्रॉप करने वाला था। उधर पारितोष ने जब ब्रेकफास्ट कर लिया तो उसकी मॉम ने उसे जाने से पहले टोकते हुए कहा, बेटा तोशी, मिली को उसके घर से पिक करके ऑफिस लेकर जाना। मैं बहन जी से इसकी अपडेट लूंगी और हाँ, उसे तंग मत करना। पारितोष ने माँ के गले मिलते हुए कहा, ओके मॉम, बाय। जिसके बाद पारितोष ने मिली को मैसेज किया, आई एम कमिंग टू पिक यू अप। मिली ने तो पारितोष को अपना बनाने का प्लान बना लिया है, लेकिन क्या पारितोष को भी इस बात का एहसास होगा कि मिली क्या चाहती है?
क्या पारितोष की माँ और मिली की माँ की जोड़ी सच में उनकी शादी करा पाएगी? और क्या देव ने अपनी बाइक की चाबी उठाकर एक बार फिर अवनी को इम्प्रेस करने का प्लान बनाया है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। उसे अपने नजदीक खींचा तो अवनी एकदम से चौंक गई। उसे देव के इस तरह के किसी स्टेप की उम्मीद नहीं थी। देव ने अपना हेलमेट उतारते हुए अवनी के गाल पर किस किया। अवनी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर इस खड़ूस इंसान को हो क्या गया है। इतना स्ट्रेंज बिहेव कैसे कर रहा है? अवनी ने दबी आवाज में देव से कहा, देव मैं हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर हूँ, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, सब लोग देख रहे हैं। देव ने भी पूरी मदहोशी में जवाब दिया, देखने दो, आई डोंट केयर। मैंने अपनी बीवी को किस किया है, किसी और की बीवी को नहीं। असल में देव अवनी को ऐसे ही ड्रॉप करके जाने वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर वही कार से उतरते हुए डॉक्टर आरव के ऊपर पड़ गई थी, जो अवनी की तरफ ही आ रहा था। ये सब देव से उसकी जलन ने करवाया था। इधर वैदेही और अर्थ भी घर पहुंच चुके थे। अर्थ को तो बस नहाते के साथ ही वहां से ऑफिस के लिए निकलना था। वैदेही ने जल्दी से अर्थ के लिए सब कुछ रेडी किया। अर्थ नहाकर नीचे आया तो वैदेही ने उसके साथ ब्रेकफास्ट किया और अर्थ को ऑफिस के लिए भेज दिया। अर्थ आज इतनी जल्दी में था कि उसे कुछ भी याद नहीं था सिवाय ऑफिस के। उसे अपने काम से दूर हुए काफी दिन हो चुके थे। वैदेही को आज पूरे दिन घर पर बोर होना था, तो उसने सोचा कि वो आज अवनी से मिलकर आए। वैदेही ने अवनी को फोन किया। अवनी इस समय कॉफी ब्रेक पर थी, तो उसने वैदेही का नाम देखते ही फोन उठा लिया। वैदेही ने अवनी से पूछा, हेलो अवनी, कैसी हो तुम? अवनी ने खुश होते हुए जवाब दिया, मैं एकदम ठीक हूँ। अभी कुछ दिन से मैंने जॉब स्टार्ट की है, तो बस अभी वही हूँ। ये बताओ कि आप कैसे हो? वैसे मेरे अर्थ भाई के साथ हो तो नो डाउट वो आपका ख्याल रखते होंगे। वैदेही को आज अवनी की आवाज में खुशी सी महसूस हुई। उसने अवनी से पूछा, हाँ सही कहा, अर्थ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम बताओ देवांश भाई कैसे हैं? क्या वो मुझे याद करते हैं? वैदेही की बात सुनते ही अवनी ने जवाब दिया, देव एकदम ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें याद ना करे? वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। अब अवनी ने अर्थ और अतीक के बारे में पूछा। वैसे भाभी, अर्थ भाई और अतीक भाई कैसे हैं? अर्थ भाई तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करते होंगे ना? वो मुझसे नाराज होंगे ना? वैदेही ने अवनी का दिल रखने के लिए कहा, ऐसा नहीं है, अर्थ तुम्हें बहुत याद करते हैं, बस वो दिखाते नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी वो तुमसे मिलने आएंगे। अर्थ अभी ऑफिस गए हैं और अतीक भैया अब्रॉड किसी मीटिंग के लिए गए हुए हैं। अवनी ने वैदेही से कहा, भाभी आप एक काम क्यों नहीं करती, यहाँ आ जाइए, फिर दोनों खूब बातें करेंगे। वैदेही भी फौरन मान गई, क्योंकि उसका खुद का भी मन था अवनी से मिलने का और अपने भाई के बारे में जानने का। उधर पारितोष मिली के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। उसने हॉर्न बजाकर उसे बाहर बुलाया, लेकिन मिली कुछ ज्यादा ही टाइम ले रही थी। पारितोष को अब इरिटेशन होने लगी है। ऐसे तो वो अपना टेम्पर लूज नहीं करता था, लेकिन बीते कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था उससे उसको भी अब इरिटेशन होने लगी है। मिली अपने घर से बाहर आई। पारितोष ने अपनी आंखें मलते हुए उसे देखा, जैसे वो कोई अजूबा देख रहा हो। एक पल के लिए तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये वही लड़की है। मिली ने एक व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था, जिसके ऊपर उसने अपने बालों को कर्ली किया हुआ था। उसकी आंखों में आज काजल और शायद उसने कॉन्टेक्ट लेंसेज भी लगाए हुए थे। कानों में झूलते हुए झुमके उसकी गर्दन को छू रहे थे। वो बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। आज वो झल्ली मिली नहीं बल्कि प्रिटी मिली लग रही थी। मिली चलकर पारितोष की कार तक आई और उसने उसके ग्लास विंडो पर नॉक किया और उसे डोर अनलॉक करने का इशारा किया। पारितोष का अब जाकर ध्यान टूटा और उसने मिली के लिए अपनी कार के डोर को अनलॉक किया। मिली पारितोष की कार में उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठी तो पारितोष को अब उसके अंदर से आने वाली वो बहकाने वाली खुशबू ने अपने वश में कर लिया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मिली इतनी खूबसूरत भी लग सकती थी। ये लड़की उसे पल पल चौंका देती है। मिली ने पारितोष की आंखों के आगे हाथ हिलाते हुए उससे कहा, अगर आपका ताड़ना हो गया हो तो अब हम ऑफिस चले? पारितोष ने अपनी नजरें सामने करते हुए कहा, हाँ। इतना कहते हुए उसने कार स्टार्ट की। मिली ने पारितोष से कहा, तो कब चलना है? पारितोष ने उसकी इस पहेलियों जैसी बातों का साफ साफ मतलब पूछा। कब चलना है मतलब? किस बारे में बात कर रही हो तुम? मिली ने पारितोष से कहा, एंगेजमेंट रिंग पसंद करने। पारितोष ने एकदम से कार के ब्रेक लगाए और हैरान होते हुए कहा, क्या कहा तुमने?
एंगेजमेंट रिंग? मिली ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ठीक सुना आपने, एंगेजमेंट रिंग। पारितोष ने मिली से सीधे सीधे पूछ लिया। क्या तुम मुझसे सच में शादी करना चाहती हो? मिली भी एकदम बिंदास थी। उसने जवाब दिया, हाँ, मुझे किसी ना किसी से तो शादी करनी ही है, तो आपसे क्यों नहीं? वैसे आप एक परफेक्ट इंसान हो, पारितोष ने मिली से कहा। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता अभी। मिली ने पारितोष की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। क्यों? मेरे अंदर क्या कमी है? मुझे खाना बनाना आता है, आपकी मॉम मुझे पसंद करती है, मेरी माँ आपको पसंद करती है। जहाँ तक मुझे पता है कि मैं इतनी बदसूरत नहीं हूँ कि आप मुझे लुक्स पर रिजेक्ट करो, और इस शादी में आपका ही फायदा है। पारितोष को अब तक मिली की बातें सिली लग रही थी, लेकिन अब उसने कहा कि इसमें उसी का फायदा है, तो पारितोष ने उससे पूछा, इसमें मेरा क्या फायदा? मिली ने हंसते हुए जवाब दिया, आपको मुझे सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। पारितोष ने हंसते हुए कहा, तो मैं सैलरी बचाने के लिए तुमसे शादी कर लूं? हद है यार मिली। मिली ने पारितोष से पूछा, तो क्या आप किसी और को पसंद करते हो? पारितोष उसकी ये बात सुनकर कुछ पलों के लिए सोच में डूब गया। असल में तो वो वैदेही को पसंद करता था, लेकिन अब वो अर्थ की थी और वो उसे चाहकर भी नहीं पा सकता था, तो उसने ना में जवाब दिया। मिली ने खुश होते हुए कहा, परफेक्ट देन, अब तो कोई रुकावट नहीं है। पारितोष की सुई अभी भी वहीं अटकी थी। उसने मिली से कहा, अगर मैं किसी को पसंद नहीं करता तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। पसंद तो मैं तुम्हें भी नहीं करता। मिली ने सोचा कि अब तो पारितोष का टेस्ट ले ही लिया जाए। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और पारितोष के नजदीक आते हुए उसने उसके चेहरे को अपने हाथ में लिया और उसके होठों को किस कर लिया। पारितोष के शरीर में तो जैसे करंट सा दौड़ गया था। मिली के स्टेप से उसने मिली को अपने से दूर करने के लिए उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, लेकिन मिली ने पारितोष की गर्दन को काफी स्ट्रांगली पकड़ा हुआ था। जब मिली उससे अलग नहीं हुई तो पारितोष ने मिली को कमर से होल्ड किया। मिली को टिकलिंग होने लगी थी, जिसकी वजह से उसने पारितोष को छोड़ दिया, लेकिन वो अभी भी पारितोष की लैप पर थी और उसके होंठ पारितोष के होठों के एकदम सामने थे। पारितोष इस समय तेज तेज सांसें ले रहा था, क्योंकि असल में तो दोनों की ये पहली किस थी जो मिली ने उसे अचानक से कर दी थी। पारितोष ने जब मिली को अपने इतने नजदीक पाया तो वो जैसे हिप्नोटाइज हो गया और उसने आगे बढ़ते हुए मिली को एक बार फिर से किस कर लिया। मिली की किस से ज्यादा पैशनेट थी पारितोष की किस। वो उसके होठों को ऐसे किस कर रहा था जैसे वो कब से एक किस के लिए तरस रहा था। उसकी किस में बेसब्री मिली को महसूस हो रही थी, लेकिन जब उसने कहा था कि वो मिली को पसंद नहीं करता तो वो उसे किस क्यों कर रहा था? मिली के लिए तो ये बोनस पॉइंट था, क्योंकि वो तो पारितोष को पसंद करती थी। इधर वैदेही के फोन पर अवनी ने हॉस्पिटल का एड्रेस और लोकेशन भेज दी थी, जिसके बाद वो जल्दी से रेडी हुई और वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। आज काफी दिनों के बाद वो अवनी से मिलने वाली थी। अवनी को भी वैदेही का बेसब्री से इंतजार था। उसने तो एक्साइटमेंट में डॉक्टर आरव को भी वैदेही के बारे में बता दिया था। वैदेही लगभग 1 घंटे में वहां पहुंची। उसने ड्राइवर को जाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि उसका वहां काफी देर तक रुकने का मन था। वैदेही पूछते हुए वहां से अवनी के पास तक पहुंच ही गई। अवनी को देखने के साथ ही वैदेही थोड़ी इमोशनल हो गई और उसने दौड़ते हुए उसे गले से लगा लिया। दोनों के इमोशंस बाहर आ रहे थे। वैदेही ने अवनी के काम को ध्यान में रखते हुए उससे काम के दौरान ही डिस्कशन करना जारी रखा। अवनी ने वैदेही को बताया कि कैसे पिछले कुछ दिनों से देव का बिहेवियर बहुत अच्छा हो गया है उसके प्रति, जिसे सुनकर वैदेही को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसे डर था कि देव अवनी को हर्ट करेगा। वैदेही ने भी अवनी को अर्थ और अतीक के बारे में बहुत सी बातें बताई। इधर मिली को पारितोष ने रिलीज किया तो उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या किया है। उसने मिली से कहा, गेट बैक टू योर सीट। मिली ने पारितोष से नजरें झुकाते हुए कहा, सो डिड यू फील समथिंग? पारितोष ने मिली से कहा, नोप। और इतना कहते ही उसने अपनी कार ड्राइव करनी शुरू कर दी। मिली को अब गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि उसने अपनी पहली किस वेस्ट कर दी। पारितोष की कार ऑफिस के रास्ते पर एक बार फिर से बढ़ चली, लेकिन मिली भी हार मानने वालों में से नहीं थी। आखिर उसे पहली बार प्यार जो हुआ था। उधर अवनी और वैदेही अभी भी बातों में लगी थी जब ब्रेक हुआ। अवनी ने वैदेही को डॉक्टर आरव से मिलवाया। बातों के दौरान कब शाम हुई उन्हें पता ही नहीं चला। आज का दिन अवनी और वैदेही दोनों के लिए बड़े ही आराम से कट गया। शाम हुई तो देवांश अवनी को लेने आ चुका था।
अवनी के फोन पर देव का कॉल आया। कम, आई एम वेटिंग आउटसाइड। अवनी ने वैदेही से कहा, देव मुझे लेने आए हैं, चलो तुम भी मिल लो अपने भाई से। वैदेही का दिल चाह रहा था कि वो अपने भाई से मिले। वैदेही अवनी की बात मानते हुए उसके साथ हो ली। देवांश बाइक पर एक दिन पहले की तरह अवनी का इंतजार कर रहा था। तभी उसे सामने से अवनी के साथ वैदेही भी आती हुई नजर आई। देवांश ने दूर से वैदेही को अवनी के साथ आते हुए देखा। वो हैरान है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वैदेही उनसे मिलने आएगी। अब एक ही जगह पर अवनी, वैदेही और देवांश है, लेकिन क्या देव और वैदेही के बीच का रिश्ता आज भी पहले जैसा ही है? क्या देव वैदेही को देखकर खुश होगा? क्या इस मुलाकात से देवांश और अवनी का रिश्ता सुलझेगा या फिर एक नया ट्विस्ट आएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। देवांश ने जब वैदेही को अवनी के साथ आते हुए देखा तो सब कुछ भूलकर वैदेही के नजदीक जाकर उसे गले लगा लिया। वैदेही ने भी देवांश को गले से लगा लिया। वैदेही आज बहुत खुश है और यही एक्सप्रेशंस देव के चेहरे पर भी हैं। देव ने वैदेही को अपने आप से अलग किया और उसने चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उससे पूछा, कैसी है मेरी बहन? वैदेही ने हल्की नम आंखों के साथ जवाब दिया, भाई मैं एकदम ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? अवनी ने जब दोनों भाई बहन को इस तरह से इमोशनल होते हुए देखा तो उसे बीच में टोकते हुए कहा, आप लोग यहीं पास में रेस्टोरेंट में जाकर बात क्यों नहीं कर लेते? देव ने अवनी का सुझाव मानते हुए वैदेही और अवनी को अपने साथ लिया और रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगा ही था कि वहीं से डॉक्टर आरव भी आ रहे थे। वैदेही की डॉक्टर आरव से भी जान पहचान हो चुकी थी और उसने डॉक्टर आरव को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। देव का तो दिमाग आरव को देखते ही खराब हो गया था, लेकिन अब वो भी उसके साथ जा रहा है। सब लोग वहीं पास के रेस्टोरेंट में आ चुके थे। देव ने सबके लिए कॉफी ऑर्डर की तो अवनी ने वेटर से कहा, आई विल टेक कॉफी विद मिल्क। उसके इस सेंटेंस के पूरा होते ही डॉक्टर आरव ने भी यही बात वेटर को रिपीट की। जब देव ने देखा कि दोनों की पसंद आपस में मैच हो रही है तो उसने अपने ऑर्डर को चेंज करते हुए कहा, आई विल टेक सेम एज मैम। वैदेही को समझते देर नहीं लगी कि उसका भाई जेलस फील कर रहा है डॉक्टर आरव से, जिसकी वजह से उसने अपनी चॉइस ही बदल दी। ये बात अवनी भी नोटिस कर रही है। उसका हैंडसम पति जेलस होता हुआ उसे बहुत क्यूट लग रहा है। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो आरव ने अवनी को अपने टीनेज की याद दिलाते हुए उससे बातें करनी शुरू कर दी। देव को वहां एकदम कॉर्नर्ड फील हो रहा था, जबकि वैदेही खुद डॉक्टर आरव की बातों में इंटरेस्ट ले रही है। बातों के दौरान जब देव के सर के ऊपर से पानी उतर गया तो उसने अवनी से कहा, कैन आई टॉक टू यू इन प्राइवेट? देव की नजरें अवनी के अलावा इस समय किसी को नहीं देख रही है और ये बात वैदेही को बहुत अच्छी लग रही थी। वैदेही ने अपने भाई को उष्मा के लिए कभी इस तरह से बिहेव करते नहीं देखा था। उसे पता है कि अब जाकर उसके भाई को सच्चा प्यार हुआ है। दोनों वहां से एक्सक्यूज करते हुए रेस्ट रूम की ओर चले गए। अवनी ने देव से कहा, वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, हम घर जाकर भी तो बात कर सकते हैं ना? देव ने अवनी के हाथ को थोड़ा स्ट्रांगली पकड़ते हुए कहा, नहीं, मुझे अभी बात करनी है। देव ने उसे वहीं वॉल से सटा दिया। अवनी ने देव से पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? देव ने अवनी के नजदीक आते हुए कहा, आई वॉन्ट यू टू किस मी। अवनी ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट? नो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और इतना कहते हुए अवनी ने वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन देव ने उसे वहां से हिलने भी नहीं दिया। देव ने एक बार फिर से अवनी से कहा, आई वॉन्ट यू टू किस मी राइट नाउ। अवनी ने देव के हाथ को पकड़कर उसे हटाने की कोशिश की तो देव ने अपने दोनों हाथ अवनी की कमर पर टिकाते हुए अवनी से कहा, अगर तुम चाहती हो कि ये मैं खुद करूं तो ठीक है। और इतना कहते हुए वो अवनी के होठों के नजदीक अपने होठों को बढ़ाने लगा। अवनी के होठों को देवांश की सांसें छूने लगी। तभी अवनी ने उसके होठों को अपने हाथ से ब्लॉक करते हुए कहा, प्लीज मेरे साथ ये मत कीजिए। मुझे पता है कि आपसे ये सब आपकी इनसिक्योरिटी करवा रही है। मुझे आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते। छोड़िए मुझे, ये प्यार नहीं सिर्फ आपकी जलन है। देवांश ने अवनी के ऊपर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और अवनी वहां से बाहर आ गई। अवनी ने वहां बैठे डॉक्टर आरव से कहा, आरव क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? मेरा सर दर्द हो रहा है और देव अभी वैदेही भाभी से बात करने के बाद यहाँ से जाएंगे। अपनी बात पूरी करने के बाद अवनी ने वैदेही से कहा, वैदेही भाभी सॉरी मुझे जाना है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपने भाई से खुलकर बात कर लीजिए। वैसे भी आप बहुत दिनों के बाद मिले हो उनसे। वैदेही को समझ आ चुका था कि अवनी का मूड खराब है और वो देवांश भाई से भाग रही है।
लेकिन वैदेही ने भी अवनी को ज्यादा प्रेशर नहीं दिया और अवनी वैदेही से गले मिलकर वहां से देव के आने से पहले ही चली गई। देव जब वहां आया तो उसने सिर्फ वैदेही को वहां बैठे हुए पाया। देव ने वैदेही से पूछा, अवनी और वो डॉक्टर कहाँ है? वैदेही ने देवांश के हाथ को थामते हुए कहा, बैठो भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देवांश वैदेही के सामने बैठ गया। वैदेही ने देवांश से कहा, भाई ये आप क्या कर रहे हो? देवांश ने हैरान होते हुए वैदेही से पूछा, क्यों, मैंने क्या किया? वैदेही ने कहा, क्या आप डॉक्टर आरव से जेलस फील कर रहे हो? देवांश ने वैदेही की बात को नकारते हुए कहा, Why would I? ऐसा क्या है उस डॉक्टर में जो मैं उससे जेलस होऊंगा? वैदेही ने देवांश से कहा, एग्जैक्टली ऐसा क्या है डॉक्टर आरव में जो आप उनसे जेलस फील कर रहे हो? नाउ डोंट ट्राई टू हाइड योर फीलिंग्स फ्रॉम मी। मुझे आपकी सारी आदतें अच्छे से पता है और आपको क्या लगता है कि अगर आप अपनी आदतें अवनी के हिसाब से बदलोगे तो आप उसे पा लोगे? ऐसा नहीं होता भाई। देवांश ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, वो अवनी के कॉलेज टाइम का क्रश है एंड आई डोंट लाइक हिम अराउंड अवनी। वैदेही ने देवांश को समझाते हुए कहा, तो क्या आप इसके लिए अवनी पर बंदिश लगाओगे? आपको पता है जब वो आपके बारे में बात करती है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। ये वो डॉक्टर आरव के लिए फील नहीं करती। मैं आज दोपहर से अवनी के साथ हूँ और तब से लेकर अब तक उसके पास आपके अलावा बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं था। देवांश ने वैदेही से कहा, मैं कैसे अवनी को बताऊं कि मैं उससे प्यार करता हूं? जब भी कुछ करता हूं उसका उल्टा ही हो जाता है। वैदेही ने देवांश से कहा, भाई कुछ टाइम लगेगा, बस आपको उन्हें आहिस्ता से अपने प्यार का एहसास करवाना है। आप उनके ऊपर कोई भी चीज को फोर्स मत कीजिए, वो समझ जाएंगी आपकी फीलिंग्स को। देवांश ने वैदेही के गाल को अपने हाथ से सहलाते हुए कहा, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बहन, अब मुझे सलाह दे रही है। वैदेही ने हंसते हुए कहा, भाई जिन चीजों को प्यार से हैंडल करना चाहिए वह अब जोर आजमाती हो। वैसे अब क्या आप मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? अर्थ के आने का टाइम हो गया है, वो मुझे घर पर नहीं देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे। अर्थ का नाम सुनकर देवांश का मूड थोड़ा खराब हो गया, लेकिन वैदेही के लिए उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं आने दिए और वैदेही को अपने साथ लेकर वो वैदेही को ड्रॉप करने चला गया। असल में तो वैदेही को भी बाइक राइड में बहुत मजा आ रहा था। आधे घंटे में वैदेही को देवांश ने उसके घर के बाहर छोड़ दिया। वैदेही ने हैरान होते हुए उससे पूछा, भाई आपको तो बाइक राइड करना पसंद नहीं था? देवांश ने वैदेही को जवाब दिया, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो करना चाहता हूँ जो दूसरों के चेहरे पर खुशी ले आ सके। वैदेही ने देवांश को करेक्ट करते हुए कहा, दूसरों के लिए नहीं, अवनी के लिए। अब जाओ जल्दी से, वो घर पहुंच चुकी होगी। देवांश ने अपनी बाइक में रेस दी ही थी कि तभी वह अर्थ की कार आकर रुकी। अर्थ ने आज बहुत दिनों के बाद अपने सबसे बड़े दुश्मन को देखा था। देवांश और अर्थ की नजरें मिली तो दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। ये टेंशन वैदेही ने भी नोटिस कर ली थी। उसने बीच में आकर देवांश को वहां से जाने का इशारा किया। देवांश अपनी बाइक को स्पीड देते हुए वहां से निकल गया, लेकिन देवांश को वहां देखकर अर्थ का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। वैदेही अर्थ के पीछे पीछे घर में आई तो अर्थ ने अपने हाथ में लिए हुए फॉर्म वहीं सेंटर टेबल पर पटक दिए। ये वैदेही के कॉलेज का फॉर्म था जिसमें अर्थ उसका एडमिशन करवा रहा था, लेकिन उसने वैदेही से कोई बात नहीं की। वो वैदेही को इग्नोर करते हुए वहां से अपने रूम में चला गया। वैदेही अर्थ के पीछे पीछे ही थी और उसे अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देवांश को देखने के बाद अर्थ का मूड बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वैदेही देवांश से मिलने गई होगी। ये वही शख्स था जिसने अर्थ को मारने की कोशिश की थी। वैदेही अर्थ को समझाने की कोशिश करती है, अर्थ वो मैं अवनी से मिलने गई थी, वो हॉस्पिटल में काम कर रही है। शाम के टाइम में देव भाई अवनी को लेने आए थे तब वो मुझे मिले। अर्थ ने वैदेही से कहा, डिड आई आस्क यू? नहीं ना। इतना कहते हुए अर्थ अपने नाइट वेयर निकालकर वॉशरूम में नहाने चला गया। वैदेही ने अर्थ का वहां भी पीछा किया तो अर्थ ने वैदेही से पूछा, अब क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहती हो? वैदेही ने सक पकाते हुए कहा, नहीं। अर्थ ने वैदेही से कहा, देन गेट आउट। और वैदेही को बाहर का रास्ता दिखाते हुए अर्थ ने वॉशरूम का डोर लॉक कर लिया। वैदेही को समझ ही नहीं आ रहा था कि अर्थ उसे गलत क्यों समझ रहा है, लेकिन अभी तो अर्थ गुस्से में उसकी बात सुनने नहीं वाला। अर्थ ने डिनर ना करते हुए सीधे सोने चला गया। वैदेही को उसने अपनी सफाई देने की भी कोशिश नहीं की। वैदेही जब तक आई वो सो चुका था। इधर पारितोष और मिली रास्ते में ही थे कि पारितोष के फोन पर उसकी मॉम का कॉल आया। बेटा तोशी,
मिली तेरे साथ ही है ना? पारितोष ने जवाब दिया। हाँ मॉम, लेकिन आप क्यों पूछ रही हो? पारितोष की मॉम ने जवाब दिया, परसों तुम्हारी एंगेजमेंट है तो तुम दोनों की रिंग पसंद करवानी है। मैंने हमारे फैमिली ज्वेलर को बुलाया है, जल्दी मिली को लेकर घर आ। पारितोष ने मॉम की बात को टालते हुए कहा। मॉम, मिली की माँ नाराज हो जाएंगी, ऑलरेडी रात के 10 बज चुके हैं। पारितोष की मॉम भी पहले से ही तैयार थी उसके इस एक्सक्यूज के तोड़ के साथ। उन्होंने पारितोष से कहा, बेटा तोशी, तू इसकी टेंशन मत ले, मैंने बहन जी से बात कर ली है, आज रात को मिली डिनर हमारे साथ ही करेगी और मैंने गेस्ट रूम उसके लिए रेडी करवा दिया है, तो वो रात में यहीं रुकेगी। पारितोष की मॉम और मिली की माँ ने मिलकर उनके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब तो उसे वही करना था जो उसकी मॉम ने कहा था उसे करने के लिए। पारितोष ने अपनी कार मिली के घर की जगह अपने घर की तरफ मोड़ दी। पारितोष की नजर अपनी बगल वाली सीट पर गई तो मिली सो चुकी थी। पारितोष और मिली की जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है। क्या मिली को बचाते बचाते पारितोष खुद बुरी तरह फंस गया है या मिली के लिए उसका दिल भी धड़कने लगा है? देवांश को देखते ही अर्थ और वैदेही के प्यार में फिर से कड़वाहट घुल गई है। क्या ये घातक साबित होगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। वैदेही जब तक रूम में आई तो अर्थ सो चुका था। वैदेही को अर्थ को अपनी बात समझाने का मौका भी नहीं मिला। वैदेही भी बिना डिनर किए अर्थ के पास ही आकर लेट गई। उसे पता था कि अर्थ थक गए हैं और शायद इसीलिए जल्दी सो गए हैं। वैदेही ने अर्थ के साइड लैंप को ऑफ किया और फिर अपने साइड लैंप को बंद करते हुए वो अर्थ के करीब ही लेट गई। अर्थ असल में सोया नहीं था, बल्कि वो वैदेही से नाराज था और इस समय बात नहीं करना चाहता था। वैदेही अर्थ के नजदीक आई तो अर्थ को उसका हाथ अपने सीने पर महसूस हुआ। अर्थ एकदम चुपचाप ही लेटा था। जब वैदेही ने धीमी आवाज में अर्थ से कहा, अर्थ, आई एम सॉरी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। मैं सच में अवनी से मिलने गई थी जब मुझे देवांश भाई मिल गए थे, लेकिन आप तो मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। अपनी बात पूरी करते हुए वैदेही ने अर्थ की चेस्ट पर अपनी पकड़ थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर दी। अर्थ महसूस कर पा रहा था कि वैदेही सच में परेशान है। अर्थ ने वैदेही की तरफ पलटते हुए उसे अपने आगोश में ले लिया। वो अभी भी वैदेही को यही जता रहा था कि वो सो रहा है, लेकिन असल में तो वो खुद भी बेचैन था वैदेही से नाराज होकर। वैदेही ने एक बार फिर से नाकाम कोशिश की अर्थ को अपने अंदर समा लेने की, लेकिन उसकी बाजू छोटी पड़ गई। हाँ, अर्थ ने जरूर उसे अपनी बाहों में समेट लिया था, जिसकी वजह से वैदेही को कुछ ही देर में नींद आ गई। उधर अवनी अपने रूम में चेंज करके सोने के लिए चली गई थी। देवांश जब तक घर आया तब तक अवनी अपने रूम में जाकर सो चुकी थी। देवांश ने जब अपने रूम में जाकर चेक किया तो अवनी वहां नहीं थी। देवांश को गुस्सा आया कि आखिर वो उसे ऐसे परेशान क्यों कर रही है, लेकिन फिर उसे वैदेही की कही हुई बात याद आई। आपको जहां प्यार से काम लेना चाहिए वहां आप जोर आजमाते हो। देवांश ने अपने दिमाग को शांत किया और जल्दी से फ्रेश हो गया। उसके बाद वो अवनी के रूम की तरफ गया, लेकिन अवनी ने अपने रूम को अंदर से लॉक किया हुआ था। अवनी भी पूरी परीक्षा ले रही थी उसके पेशेंस की। देव ने अपने गुस्से पर काबू किया और वहीं से अपने रूम में आ गया। देव की आंखों से नींद गायब थी, जबकि अवनी बड़े ही सुकून से सोई थी। देव के दिमाग में बार बार डॉक्टर आरव के ही ख्याल घूम रहे थे। उसे तो अवनी के मुंह से उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं था और वो उसके साथ काम कर रही थी, लेकिन ये सब भी तो देवांश का ही किया हुआ था। वो और कर भी क्या सकता था सिवाय इस सबको झेलने के। इधर पारितोष की कार अपने घर के बाहर आकर रुकी तो मिली अभी भी सो रही थी। पारितोष ने मिली के शोल्डर को टैप करते हुए कहा, कुंभकर्ण की औलाद, उठ जाओ, घर आ चुका है। मिली ने पारितोष के हाथ को थाम लिया और उसकी तरफ साइड कर ली। पारितोष को सच में अब फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी। उसने जैसे तैसे अपने हाथ को मिली से छुड़ाया और अपनी कार से बाहर आया। उसने मिली की तरफ का डोर खोला और उसके ऊपर झुकते हुए उसकी सीट बेल्ट खोली। मिली अभी भी गहरी नींद में थी। पारितोष ने मिली को अपनी गोद में उठा लिया, जिसके बाद वो अंदर आया। मॉम वहीं हॉल में बैठी हुई दोनों का इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने मिली को पारितोष की बाहों में देखा, मॉम ने पारितोष से पूछा, बेटा तोशी, क्या हुआ मिली को? ये ठीक तो है? पारितोष ने मॉम से कहा, आराम से, वरना कुंभकर्ण की आंखें खुल जाएंगी। मॉम ने पारितोष से कहा, बेटा मैंने तो मिली की पसंद का डिनर बनवाया था और ये सो गई। लगता है तो इससे ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम करवाता है, बेचारी मेरी बहू। पारितोष ने मॉम की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, हाँ,
मैं तो इससे पत्थर तुड़वाता हूँ। देखो बेचारी के हाथों में भी छाले पड़ गए हैं। अपनी बात पूरी करते हुए पारितोष की नजर मिली के हाथों पर पड़ी। उसके हाथ बहुत खूबसूरत थे। मॉम ने पारितोष से कहा, अब एक काम कर, मिली को तू सीधे गेस्ट रूम में सुला कर आ। मैंने 2 रिंग पसंद की है, उसको ट्राई करके देखना साइज ठीक है क्या। मॉम की बात सुनने के बाद पारितोष के कदम मिली को लेकर गेस्ट रूम की तरफ ही बढ़ रहे थे। मिली ने सपोर्ट के लिए अपने दोनों हाथों से पारितोष को नेक से होल्ड कर लिया। पारितोष को एक पल के लिए शक हुआ कि वो सो रही है या जाग रही है। पारितोष ने मिली को लाकर बेड पर लेटाया और फिर उसके पांव से उसने सैंडल निकालकर नीचे डाल दिए। मिली का दुपट्टा पारितोष को मिली की नेक पर पकड़ बनाता महसूस हुआ तो उसने उसके दुपट्टे को खींचकर उसकी नेक से अलग कर दिया। मिली की धड़कनें बढ़ने लगी थी पारितोष के छूने भर से, लेकिन मिली ने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोली। पारितोष वहां से जाता उससे पहले पारितोष की मॉम रूम में आ जाती है। उनके हाथ में 2 रिंग्स के बॉक्स थे। उन्होंने दोनों बॉक्स को पारितोष की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अपनी वाली अपनी फिंगर में और मिली वाली मिली की फिंगर में ट्राई कर और बता मुझे कैसी है। मॉम ने अपनी बात पूरी की और वहां से वो बाहर चली गई। पारितोष ने जब वो रिंग के बॉक्स खोलकर देखे तो वो दोनों ही डायमंड की रिंग्स थी। पारितोष ने पहले अपनी रिंग ट्राई की तो वो उसे परफेक्ट आ रही थी। इसके बाद उसने अपनी रिंग निकालकर बॉक्स में रखी और अब उसने मिली की रिंग उस बॉक्स से निकाली। मिली का सोने का ड्रामा अभी भी बरकरार था और वो अपने आसपास हो रहा सब कुछ सुन पा रही थी। पारितोष मिली के पास आकर बैठा और उसने मिली के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उसकी उंगली में वो रिंग पहनाई। मिली की उंगली में वो रिंग इतनी खूबसूरत लग रही थी कि पारितोष का दिल हुआ कि वो उसके हाथ को चूम ले, लेकिन उसने सिर्फ मेजरमेंट लेने के बाद वो रिंग मिली के हाथ से निकालने के लिए उसके हाथ को जैसे ही थामा तो मिली ने उसके हाथ को थामते हुए करवट ले ली। पारितोष का हाथ मिली के दोनों हाथों के बीच था इस समय और ना चाहते हुए भी वो मिली के ऊपर झुक चुका था। मिली तो बड़े ही सुकून में थी। उसका बस चलता तो वो पारितोष को पूरा ही अपने साथ बेड पर खींच लेने वाली थी, लेकिन अपनी लिमिट्स तो वो भी जानती थी और सिर्फ पारितोष को सताने के लिए वो ऐसा कर रही थी। पारितोष ने अपने हाथ को खींचने की कोशिश की तो मिली ने उसके हाथ से अपनी पकड़ लूज नहीं की। पारितोष ऐसे ही मिली के ऊपर झुका हुआ था जब पारितोष की मॉम एक बार फिर से रूम में आ गई। उन्होंने जब पारितोष को मिली के करीब होते हुए देखा तो उन्होंने पारितोष से कहा, तभी मैं सोच रही थी कि तोशी को इतना टाइम क्यों लग रहा है। बेटा मैंने कहा था ना ये सब शादी के बाद। अगर तुमसे सब्र नहीं होता तो मैं तुम्हारी शादी जल्दी करवाने के लिए बहन जी से बात करती हूँ, बल्कि एक काम करती हूँ, परसों एंगेजमेंट की जगह शादी ही करवा देते हैं तुम दोनों की। पारितोष ने मॉम को सफाई देते हुए कहा, मॉम मैंने कुछ नहीं किया, ये मिली ने ही मेरे हाथों को थाम के रखा है, देखिए। लेकिन पारितोष की बात पूरी होते होते मिली ने उसके हाथ को छोड़ दिया था। मॉम ने जब पारितोष के कहने पर नोटिस किया तो पारितोष का हाथ मिली के हाथों की पकड़ में नहीं था। मॉम ने पारितोष से कहा, बेटा उस सोती हुई सीधी बच्ची पर क्यों ब्लेम कर रहा है। चल अब जाकर चेंज कर ले और मैंने डिनर लगवा दिया है तो वो कर ले और ये रिंग रहने दे मिली के हाथ में। एक और रिंग पसंद करती हूँ मिली के लिए। पारितोष अपनी जगह से उठा और रूम से बाहर आ गया। अब तो दिन बीतते के साथ ही उनके बीच का रिश्ता और भी पक्का होता जा रहा था। पारितोष को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस शादी के जंजाल से कैसे बचे। इधर पारितोष के जाने के बाद मिली उठी और उसने अपने हाथ में पारितोष की पहनाई हुई रिंग की तरफ देखा और उसे अपने होठों के नजदीक लाते हुए चूम लिया। मिली ने सोने का नाटक तो कर दिया था, लेकिन अब उसे सच में बहुत तेज भूख लगी थी और अब तो उसे सबके सो जाने का ही इंतजार करना था। इधर पारितोष ने जल्दी से चेंज किया और नीचे हॉल में आकर अपनी माँ को डिनर पर ज्वाइन किया। मॉम की तो डिनर के दौरान भी बातें जारी थी। उनके पास मिली के अलावा कोई टॉपिक नहीं था बात करने के लिए और पारितोष जितना मिली की बात सुनता उतना उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपनी मॉम के सामने उसने ये सब जताया नहीं, क्योंकि उसकी मॉम एक हार्ट पेशेंट थी और वो उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहता था। रात के लगभग 11 बज चुके थे और अब सब लोग अपने अपने रूम में सोने चले गए थे। मिली के कदम अपने रूम के डोर की तरफ बढ़े तो उसने आहिस्ता से डोर खोलकर चेक किया। बाहर सिर्फ नाइट लैंप्स का ही उजाला था। मिली रूम से चुपके से बाहर आई और आहिस्ता से सीढ़ियां उतरने लगी। मिली के पेट में चूहे दौड़ रहे थे और जल्दी उसे खाना नहीं मिलता तो वो भूख से अपने होश खोने वाली थी। मिली सीढ़ियों से नीचे आ चुकी थी। उसके कदम आहिस्ता से बिना कोई आवाज किए किचन की तरफ बढ़ रहे थे, जहां उसे उम्मीद थी कि कुछ न कुछ तो खाने के लिए मिल ही जाने वाला था। इधर पारितोष रेस्टलेस फील कर रहा था।
तो वो भी इस समय हॉल में सोफे पर बैठकर कॉफी ही पी रहा था। जब उसकी नजर मिली पर पड़ी, जो इस समय किचन की तरफ ही बढ़ रही थी। वो किसी चोर की तरह किचन में जा रही थी और पारितोष मन में यही सोच रहा था, ये पागल लड़की आखिर करना क्या चाह रही है। पारितोष अपनी जगह से उठा और वो भी मिली के पीछे पीछे बढ़ गया। मिली को कोई अंदाजा नहीं था कि वो वहाँ अकेली नहीं है। उसे पता ही नहीं चला कि कब पारितोष ने उसके कंधे को पीछे से टैप किया। मिली लगभग चिल्लाते हुए मुड़ी तो पारितोष ने इंस्टेंटली मिली को कमर से थामते हुए उसके होठों को अपने हाथ से दबा दिया। मिली को अब तक एहसास तो हो ही चुका था कि वो पारितोष ही है जिसने उसे थामा है, लेकिन तभी हॉल में मेन लाइट्स ऑन हो गई, जिसने दोनों को बुरी तरह से चौंका दिया। पारितोष और मिली किसे देखकर बुरी तरह से चौंक गए हैं? क्या ये पारितोष की माँ है या कोई और? डॉक्टर आरव की एंट्री से देवांश और अवनी का प्यार फिर से टकराव की स्थिति में पहुंच गया है। क्या देवांश इस बार प्यार से इस सिचुएशन को हैंडल करेगा या बात और बिगड़ेगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। पारितोष ने जब सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहां मॉम ही खड़ी थी, जबकि पारितोष इस समय मिली के होठों को अपने हाथों से दबाकर उसे अपने नजदीक होल्ड करके ही खड़ा था। मॉम को पारितोष की हरकतें आजकल दिन पर दिन शौक दे रही है। कहाँ तो उनका बेटा किसी के साथ रिलेशन में नहीं था और अब वो जब देखो मिली के साथ ही रंगे हाथों पकड़े जा रहा है। पारितोष की नजर मॉम पर ही थी और उसका मुंह खुला हुआ था जब मिली ने पारितोष के पांव पर अपने पांव से वार किया और पारितोष ने उसे छोड़ दिया। मॉम अब तक नीचे आ चुकी है, उनकी आईब्रो तन गई थी और वो पारितोष को शक भरी नजरों से देख रही है। पारितोष ने अपनी मॉम को सफाई देते हुए कहा, मैं यहाँ कॉफी पी रहा था जब मिली चोरों की तरह किचन में जा रही थी और जब मैंने इसके शोल्डर को टैप किया तो इसे शोर मचा दिया। सब उठ ना जाए इसी वजह से मैंने ये सब किया। इसके अलावा कोई कहानी नहीं है मॉम, ट्रस्ट मी। मॉम ने पारितोष के नजदीक आते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता है बेटा, मैं समझ सकती हूँ। जब तेरे डैड से मेरी शादी होने वाली थी तो हम लोग भी ऐसे ही छिप छिप कर मिलते थे, लेकिन मैं और तेरे डैड कभी पकड़े नहीं गए। पता नहीं तू किस पर गया है। पारितोष ने अपने सर को पीट लिया। इधर मिली की हंसी छूट गई। वो पारितोष की इस सिचुएशन पर अपने आप को हंसने से रोक नहीं पा रही है। मॉम ने मिली से कहा, बेटा अब तुम मेरे साथ मेरे रूम में सोओगी, मुझे बहन जी को भी मुंह दिखाना है। पारितोष बेटा आप अपने रूम में जाओ। पारितोष ने मिली की तरफ घूर कर देखा और पांव पटकते हुए वहां से अंदर रूम में चला गया। मिली ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला जब पारितोष अपनी सफाई दे रहा था। पारितोष को इसी बात पर गुस्सा आ रहा था, जबकि उसे याद नहीं था कि लास्ट टाइम जब मिली ने उसकी साइड ली थी तो उनका रिश्ता पक्का हो गया था। तो अब उसका बोलना क्या कमाल करता। बहरहाल सुबह मिली को यहीं से पारितोष के साथ ऑफिस जाना था और कल ही पारितोष की मॉम मिली की माँ से एंगेजमेंट की जगह शादी की बात करने वाली थी। मिली पारितोष की मॉम के साथ उनके रूम में आ चुकी थी। इधर पारितोष को अब सच में टेंशन हो रही है। पारितोष की वैदेही, जो कि उसकी काफी क्लोज फ्रेंड थी, से भी काफी दिनों से बात नहीं हुई थी। उसकी लाइफ में इतना कुछ हो चुका था और वो वैदेही से एक बार बात करना चाहता था, लेकिन इस समय तो वैदेही से बात करना वैदेही के लिए मुसीबत खड़ी करनी थी। खैर सुबह हुई तो उधर देवांश अपने रूम का डोर खोलकर बाहर आया। वो अवनी को देखना चाहता था और अपनी कल की हरकत के लिए अवनी से सॉरी भी फील करना चाहता था। अवनी बस सोकर उठी ही थी कि तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। अवनी को अच्छे से पता था कि देव ही होंगे, तो उसने डोर खोलने से पहले देव से कहा, अगर आप यहाँ अपनी उल्टी सीधी फरमाइशें लेकर आए हैं तो प्लीज आप अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। देव ने अवनी से कहा, अवी आई एम रियली सॉरी, मुझे कल रात ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। आई वॉज रूड एंड आई फील सॉरी फॉर दैट। अवनी ने देव की एक एक बात को अपने कानों से सुना था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अवनी ने झटके से डोर खोल दिया। देवांश ने रूम में अंदर आते ही अवनी को गले से लगा लिया। अवनी को देव का ऐसा करना बड़ा सुकून दे रहा है। देव ने अवनी को अपने गले से लगाए हुए ही जवाब दिया, जस्ट वॉन्ट यू टू नो दैट आई लव यू। अवनी अपने मन में ही विचार कर रही है, क्या मुझे इस सब पर विश्वास करना चाहिए? लेकिन मैं कल वाली बात के बाद देव पर भरोसा करूं भी तो कैसे? देव ने अवनी को अपने से अलग किया और झुकते हुए उसके माथे को किस कर लिया, जिसके बाद देव ने अवनी से कहा, आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर अस, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू। अवनी ने हैरान होते हुए देव से कहा, वो बाइक वाले सरप्राइज की तरह?
देव ने अवनी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा। हाँ, शायद उससे भी अच्छा। अवनी खुश तो थी, लेकिन उसने अपनी खुशी देव के सामने जाहिर नहीं की। देव ने अवनी से कहा, इस वीकेंड से 1 वीक की लीव ले लो तुम अपने हॉस्पिटल से। वी आर गोइंग समवेयर। अवनी ने देव से पूछा, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? देव ने उसे टालते हुए कहा, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू। अवनी को समझ तो आ ही चुका था कि देव नहीं बताने वाला, जैसे उसने अवनी को बाइक सीखने की कोई भनक नहीं लगने दी थी। इसकी भी वो उसे कोई टोह नहीं देने वाला था। देव ने अवनी से कहा, आज मौसम थोड़ा खराब है तो तुम जल्दी रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कार से ड्रॉप करूंगा। और अपनी बात पूरी करते हुए देव वहां से अपने रूम में चला गया। अवनी को कल रात के बाद से इतनी अच्छी सुबह की उम्मीद नहीं थी, लेकिन देव ने सच में उसे चौंका दिया। इधर वैदेही की आंख खुली तो अर्थ रूम में नहीं था। वो अपने जिम गया हुआ था और वैदेही उस समय सो रही थी, लेकिन आज वो वैदेही को अपने साथ ले जाने वाला है, उसके कॉलेज एडमिशन की फॉर्मेलिटीज को पूरा करवाने के लिए। उसने वैदेही के लिए एक स्टूडेंट सीट रिजर्व करवा ली थी। वो किसी भी तरह वैदेही को उसका सपना लौटाना चाहता था। वैदेही अपनी जगह से उठी और नहाने के लिए चली गई। उसे तो अभी भी यही लगा कि अर्थ उससे नाराज होगा, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात की थी। देवांश ने अर्थ को मारने की कोशिश तो की ही थी, साथ में उसने उसकी बहन का इस्तेमाल भी किया था, लेकिन अभी अर्थ को देव के साइड की कहानी नहीं पता थी। वैदेही नहा चुकी थी और वॉशरूम से बाहर ही आ रही थी कि तभी उसकी टक्कर अर्थ से हुई। अर्थ ने वैदेही को संभाल तो लिया, लेकिन उसने वैदेही को फौरन ही छोड़ दिया और वॉशरूम में नहाने चला गया। वैदेही अर्थ की नजरों से ही समझ चुकी थी कि अर्थ अभी भी नाराज है। वैदेही ने जाकर अर्थ के लिए अपनी फेवरेट कॉफी बनाई, जिससे अर्थ को अपने दिन की शुरुआत करने की आदत पड़ गई थी। वैदेही ने लाकर वो कॉफी का कप सेंटर टेबल पर रखा, रूम में सोफे के पास, और वहां से वापस नीचे चली गई ब्रेकफास्ट बनवाने। अर्थ नहाकर आया तो उसने अपने लिए कॉफी को वहीं रखे हुए देखा। अर्थ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई वैदेही के इस एफर्ट से, लेकिन नाराजगी इतनी आसानी से दूर होने वाली नहीं थी अर्थ की। अर्थ कपड़े पहनकर नीचे आया तो वैदेही ने ब्रेकफास्ट लगा दिया था। अर्थ को बहुत तेज भूख लगी थी तो उसने फौरन ही ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ज्यादा लंबा गैप उसकी तबीयत को खराब कर सकता था। लेकिन जब अर्थ ने वैदेही को वहीं पास में खड़े हुए देखा तो उसने उसके हाथ को थामते हुए कहा, कम एंड सिट, ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हमें बाहर जाना है। वैदेही ने अर्थ से पूछा, अर्थ हम कहाँ जा रहे हैं? अर्थ ने वैदेही को बस इतना जवाब दिया, यू विल नो, जस्ट फिनिश योर ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी। वैदेही ने भी अब अर्थ से आगे कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वो ज्यादा सवाल जवाब करके अर्थ को ऑफेंड नहीं करना चाहती थी। अर्थ और वैदेही ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया तो वैदेही अपने रूम में रेडी होने चली गई। उसे लगा कि शायद अर्थ उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जा रहे हैं। वो इस बात से काफी खुश थी। अर्थ ने देखा तो वैदेही किसी कॉर्पोरेट लेडी की तरह रेडी होकर नीचे आई थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि शायद वो सोच रही है कि वो उसे ऑफिस लेकर जा रहा है, लेकिन उसकी गलतफहमी दूर करने और उसे चेंज करने के लिए बोलने के लिए उसके पास टाइम नहीं था। अर्थ आगे आगे और वैदेही उसके पीछे पीछे कार में आकर बैठ गए, जिसके बाद अर्थ की कार वहां से वैदेही के कॉलेज की तरफ मुड़ गई। वैदेही को समझते देर नहीं लगी कि अर्थ उसे कॉलेज लेकर जा रहा है, और जिस कॉलेज में अर्थ उसका एडमिशन करवा रहा था वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज था इंडिया का। वैदेही ने खुश होते हुए अर्थ के गाल पर किस किया। अर्थ ने वैदेही की तरफ देखते हुए कहा, डोंट टेक इट अदरवाइज, यू गॉट टैलेंट, और मैं नहीं चाहता कि तुम वो मेरे कपड़ों पर आजमाओ। मैंने सब फाइनल कर दिया है, बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है। वो करने के बाद यू मे जॉइन कॉलेज एंड रीच टू योर गोल। वैदेही ने अर्थ से खुश होते हुए कहा, अर्थ, you know what? You got a golden heart. I love you so much. अर्थ ने वैदेही की तरफ घूर कर देखा और उससे कहा, डोंट यू थिंक कि मेरी नाराजगी दूर हो चुकी है? इतना कहने के बाद अर्थ कार से बाहर आया और वैदेही उसके पीछे पीछे थी। अर्थ की नजरें कॉलेज कैंपस को बड़े ध्यान से देख रही थी और कॉलेज कैंपस की गर्ल्स अर्थ को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। वैदेही भी ये सब नोटिस कर रही थी। उसने आगे बढ़ते हुए अर्थ का हाथ हक से थाम लिया, जिसके बाद अर्थ ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो समझ चुका था कि वैदेही को इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो उसने भी वैदेही के हाथ को थाम लिया। असल में भले ही वो वैदेही से नाराज था, लेकिन वो ये सब कभी पब्लिक नहीं करने वाला था। वैदेही को भी अब तक समझ आ ही चुका था कि अर्थ को मनाने के लिए उसे एफर्ट्स करने होंगे, और एक बार अर्थ मान जाए तो अवनी के साथ मिलकर उसे अर्थ और देव के बीच की उस नफरत की दीवार को गिराना था। वैदेही को इस सब के लिए तो एक ही बात समझ आ रही थी
कि वो माँ बनने की सोचे, लेकिन अब अर्थ ने उसका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया था, तो वो अपनी स्टडीज को साइड नहीं कर सकती थी। वैदेही सच में अपनी ही सोच में उलझ चुकी थी। दोनों आखिर ऑफिस में पहुंच चुके थे, जहां अर्थ का पहले से इंतजार हो रहा था, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही बता दिया था कि वो किस टाइम वैदेही को लेकर आएगा। इधर मिली और पारितोष भी वहां से पारितोष की कार में ऑफिस के लिए निकल गए थे। पारितोष के पास अब समय नहीं बचा था इस सब से बचने का, लेकिन वो वैदेही से एक बार बात करना चाहता था, जिसके लिए उसने वैदेही को पहले मैसेज ड्रॉप करने की सोची कि वो उससे बात करे। लेकिन जब अर्थ वैदेही का एडमिशन करवा कर वापस आ रहा था, तो वैदेही का फोन अर्थ के साथ आ चुका था और अर्थ का फोन वैदेही के पास रह गया था। क्या पारितोष अपने मन की बात वैदेही के फोन पर मैसेज के जरिए बोल देगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या वैदेही के बजाय अर्थ को उसका मैसेज मिलेगा? क्या ये मैसेज एक और मुसीबत खड़ी करने जा रहा है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।